नमस्कार दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में आपके साथ फ़िल्मी जानकारी साझा करती हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं देने जा रही हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ श्री रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा जी जो हमारे देश के एक प्रमुख उद्योगपति थे, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद से लगातार टेलीविज़न में, अखबारों में, सोशल मीडिया में उनके बारे में बहुत कुछ जानने को, देखने को, सुनने को मिल रहा है, जिससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हम सभी जान पा रहे हैं। और जितना उनके बारे में जानने को मिल रहा है, उसे देखकर, सुनकर, पढ़कर ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। इतने बड़े उद्योगपति थे, कई पीढ़ियों से उनका परिवार देश के निर्माण में लगा था। उन्होंने इतनी दौलत तो दान में दे दी जितना देश के प्रमुख उद्योगपति की कुल संपत्ति है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कोई दिखावा नहीं था। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी वो बहुत ही सरल, सहज और विनम्र इंसान थे। जितने भी लोग अपने अनुभव उनके साथ शेयर कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि उनके जैसा कोई इंसान देखा ही नहीं। नितिन गडकरी जी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि वो एक बार उनसे मिलने आ रहे थे और उनके घर का पता वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। नितिन गडकरी जी ने कहा कि अपने ड्राइवर को फ़ोन दीजिए, मैं समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई ड्राइवर नहीं है, मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा हूँ। नितिन गडकरी जी हैरान रह गए कि इतने बड़े उद्योगपति होकर ड्राइवर भी नहीं ला रहे हैं, अपनी गाड़ी खुद चला कर आ रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने एक और वाकया सुनाया कि वो नागपुर आए थे और उन्होंने अपना बैग खुद पकड़ रखा था। गडकरी जी ने अपने स्टाफ से कहा कि इनका बैग पकड़ो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा बैग है, मैं खुद पकड़ूंगा। कोई ये बता रहा है कि वो अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड नहीं रखते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, कोई मुझे भला क्यों नुकसान पहुंचाएगा। मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, ना ही मैं कोई क्रिमिनल हूँ। आजकल तो जरा सा इंसान तरक्की कर जाए तो साथ में 4 गनमैन लेकर घूमता है, लेकिन इतने बड़े उद्योगपति होकर उन्होंने ऐसी कोई सुविधा नहीं ले रखी थी। बहुत ही सरल सादा जीवन वो जीते थे। उनके एक स्टाफ का इंटरव्यू में देख रही थी, वो ये बता रहे थे कि वो भिखारी शब्द से चिढ़ते थे। कहते थे कि कभी किसी को बैगर नहीं कहना चाहिए, बस उस व्यक्ति के दिन बुरे चल रहे हैं, इसलिए उसके पास कुछ सुविधाएं नहीं है। वो अगर सड़क पर किसी को भीख मांगते देखते थे तो गाड़ी रोकते थे, उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर खाना खिलाने लेकर जाते थे। अपने स्टाफ में चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई दरबान ही क्यों ना हो, उससे बहुत ही प्यार और विनम्रता से मिलते थे। पूरे टाटा सन्स के एम्प्लॉयज़ को वो अपना परिवार मानते थे। ऐसा क्या कोई इंसान हो सकता है इतने परोपकारी, इतने विनम्र, जैसे ईश्वर के भेजे कोई फरिश्ता थे जो इस धरती पर कुछ समय व्यतीत करने आए थे। और जितना भी समय उन्होंने यहाँ व्यतीत किया, इतना काम किया, इतने लोगों को नौकरी दी, एम्प्लॉयमेंट दी, देश की तरक्की में इतना बड़ा रोल प्ले किया कि शायद ही किसी और ने किया होगा। आज 100 से ज़्यादा देशों में टाटा का विस्तार हो चुका है। घर की रसोई में उपयोग की जाने वाली छोटी मोटी चीज़ें जैसे नमक हो, दालें हो, मसाले हो, यहाँ से लेकर स्टील, एयरलाइंस, मोटर्स, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज तक में टाटा का निवेश है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में पहला 5 स्टार होटल टाटा परिवार ने ही बनाया था। रतन टाटा जी के दादाजी को ब्रिटिश राज में लंदन में एक बड़े होटल में ठहरने नहीं दिया गया था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने उससे भी भव्य होटल हिंदुस्तान में बनाया, हिंदुस्तानियों के लिए बनाया। और वो ऐसा होटल था कि विदेशी भी उसमें आकर शान से रुकते थे। देश में पहली बार कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी टाटा ने ही एस्टैब्लिश की थी। लैक्मे ब्रांड टाटा ने ही शुरू किया था।
इसी तरह से एयरलाइंस भी 1930 में भारत में टाटा ही लेकर आया था, जिसे 1953 में बाद में एयर इंडिया ने खरीद लिया था, लेकिन बाद में फिर से टाटा ने उसे खरीदा। हमारे घरों में एक बिग बास्केट से सामान आता है आजकल, वो भी टाटा का ही एक इकाई है। इसके अलावा टाटा 1mg से दवाइयाँ घर पे पहुंचती हैं। न जाने कितने ऐसे उद्योग हैं जिसमें टाटा की भागीदारी है। रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में मुझे भी जानकारी हुई है, जो मुझे लगा कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इस घटना के बारे में मैंने कल ही इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था। जोहेब हसन जी ने इस जानकारी को साझा किया था। जोहेब हसन जी नाजिया हसन जी के छोटे भाई हैं। ये वही नाजिया हसन जी हैं जिन्होंने फिल्म कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ये गीत गाकर तहलका मचा दिया था। रातों रात वो स्टार बन गई थी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। और इस गीत के बाद नाजिया हसन और उनके छोटे भाई जोहेब हसन का एक और म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ था, डिस्को दीवाने। ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये डिस्को दीवाने एल्बम के बाद की घटना है। नाजिया हसन जी का परिवार लंदन में रहा करता था। हालांकि वो पाकिस्तानी मूल के हैं, उनका परिवार पाकिस्तान को बिलोंग करता, लेकिन वो लोग लंदन में सेटल थे। नाजिया हसन जी के घर पे एक दिन एक टेलीफोन कॉल आई। उस वक्त मोबाइल्स तो नहीं होते थे, मैं 80 के दशक की बात कर रही हूँ। तो नाजिया हसन जी की माता जी ने फ़ोन उठाया और उन्हें श्री रतन टाटा जी ने फ़ोन किया था और वो नाजिया हसन से बात करना चाहते थे। नाजिया हसन जी की मम्मी ने नाजिया को आवाज़ लगाते हुए कहा, कोई मिस्टर रतन टाटा है, नाजिया तुमसे बात करना चाहते हैं। नाजिया जी ने फ़ोन कॉल रिसीव किया। उधर से रतन टाटा जी कह रहे थे कि मैं रतन टाटा हूँ और मैं भारत से आया हूँ। मैं CBS इंडिया के नाम से एक म्यूज़िक कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ और उसमें मैं आपके और आपके भाई जोहेब के साथ एक म्यूज़िक एल्बम बनाना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था कि नाजिया जी उत्साहित हो गई। उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि कोई मिस्टर रतन है, वो म्यूज़िक प्रोडक्शन करना चाहते हैं हमारे साथ, क्या मैं उन्हें बुला लूं बात करने के लिए? वो हमारे घर आना चाहते हैं। उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, फ्राइडे को बुला लो। नाजिया जी ने उनसे कहा कि आप फ्राइडे को हमारे घर आ जाइएगा। फ्राइडे को एक वेल ड्रेस्ड लंबा सा बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति उनके घर पहुंच गया नाजिया और जोहेब से मिलने के लिए। जोहेब जी बताते हैं कि उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट थी। बात करने का तरीका बेहद शिष्ट, विनम्र और शालीन था। उन्होंने नाजिया, जोहेब और उनके पूरे परिवार से बहुत ही खुलकर और पूरी ईमानदारी के साथ बातचीत की, सारी बातें समझाई और उनसे ये भी कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर सब भिजवा देंगे, आप सारे क्लॉज अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप अपने माता पिता और अपने वकील को भी सारे पेपर्स दिखा दीजिएगा। नाजिया, जोहेब और उनके परिवार को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति से वो लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रतन टाटा जी ने ये जरा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े आदमी हैं। बहुत ही सरलता और सहजता से इस परिवार से मिले। आगे जो हुआ वो म्यूजिक इंडस्ट्री में इतिहास है। CBS इंडिया नाम की इस कंपनी ने, जो रतन टाटा जी की कंपनी थी, यंग तरंग नाम से नाजिया और जोहेब का म्यूजिक एल्बम बनवाया और सबसे पहले 1983 में इस एल्बम को पाकिस्तान में रिलीज किया। उसके बाद इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया, फिर भारत में इसे रिलीज किया गया और ये दुनिया का शायद पहला म्यूजिक एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो बनाया गया था। जी हाँ, आज के ज़माने में म्यूज़िक वीडियो बनाना बड़ी ही आम सी बात है, लेकिन 80 के दशक में ऐसा नहीं होता था। पहली बार नाजिया और जोहेब का म्यूज़िक वीडियो बना था। उस वक्त अमेरिका में MTV नाम का चैनल लॉन्च हुआ था और उन्होंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने नाजिया और जोहेब से बात की और उनसे कहा कि क्या वो इंग्लिश के गाने भी गाते हैं,
क्या इस तरह का कुछ वो इंग्लिश में करना चाहते हैं? जाहिर बात है कि अमेरिका के इस चैनल ने भी ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। खैर ये एल्बम बेहद पॉपुलर हुआ और इससे पिछले एल्बम डिस्को दीवाने की सफलता के भी इस एल्बम ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आखिर रतन टाटा जी जो इस एल्बम के प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसकी इस तरह से मार्केटिंग की थी कि ये बेहद पॉपुलर हो गया। दूरदर्शन में भी इसके वीडियोस बार-बार दिखाए जाते थे प्रचार के लिए। है तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। नाज़िया और ज़ोहैब की एक बार फिर से रतन टाटा जी से मुलाकात हुई जब वो इंडिया आए। मुंबई के ताज होटल में इस एल्बम के लॉन्च के सिलसिले में एक कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर आकर उन्हें पता चला कि रतन टाटा कौन है। उनकी टाटा ग्रुप के एमडी से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति से इतने दिनों से वो लोग बातचीत कर रहे थे, जो उनके साथ उनका एल्बम बनवा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रतन टाटा हैं, टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक। नाज़िया और ज़ोहैब ये जानकर हैरान रह गए कि इतने सिंपल, इतने सरल व्यक्ति, इतने बड़े आदमी हैं। खैर उसके बाद रतन टाटा जी ने उन्हें अपने घर पे खाने पे बुलाया। अब नाज़िया और ज़ोहैब उन्हें जान चुके थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी पैलेस नुमा घर में बुलाया जाएगा। भाई इतने बड़े आदमी हैं तो उनका घर भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन वो हैरान रह गई ये देखकर कि मिस्टर रतन टाटा का घर कोई महल नहीं था, बल्कि वो 2 बेडरूम के सिंपल से अपार्टमेंट में रहते थे, जहां उनके साथ उनकी बहन थी, उनका एक डॉग था और एक कुक था। ज़ोहैब बताते हैं कि उन्होंने उस दिन इतनी बड़ी हस्ती के साथ उस सादे से घर में सिंपल सा डिनर किया और ढेर सारी बातें की। उसके बाद ज़ोहैब कहते हैं कि एक बार और मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैं लंदन के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी। पलट कर देखा तो श्री रतन टाटा वहाँ पर थे। उन्होंने नाज़िया और उनके परिवार के बारे में पूछा। ज़ोहैब ने बताया कि सब कुशल से हैं। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ यूके में कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर कुछ विमान खरीदने आया हूँ। ज़ोहैब ये भी लिखते हैं कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक परफेक्ट जेंटलमैन थे। जी हाँ, रतन टाटा जी ऐसे ही थे। जितने भी लोग अपने अनुभव उनके साथ शेयर कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। टाटा का सारा स्टाफ कहता है कि इंडस्ट्रीज तो बहुत आएंगे, टाटा के मालिक भी बदलते रहेंगे, लेकिन वो तो हमारे भगवान थे, उनके जैसा शायद कोई मालिक कभी नहीं आएगा। रतन टाटा जी के बारे में जितना भी जानने को मिल रहा है, उसे जानने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उनके लिए मन में श्रद्धा और सम्मान बढ़ता ही चला जा रहा है। उनका सिर्फ नाम रतन नहीं था, वो तो सचमुच भारत के रत्न थे। उन्हें भारत सरकार से कई सम्मान मिले हैं, लेकिन हम सब ये गुजारिश करते हैं कि उन्हें भारत रत्न सम्मान जरूर मिलना चाहिए। भले ही जीते जी उन्हें ये सम्मान ना मिल पाया हो, लेकिन मरणोपरांत वो इस सम्मान के हकदार हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। रतन टाटा जी को शत शत नमन के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार।